Dear students, after discussing about vaccination and immunization, in which we had also studied about what is active immunity and what is passive immunity, right? Let us now discuss about the next topic, that is allergies. Now we have very commonly heard this word allergy, that many of the individuals are having allergy from dust, some is having allergy from a typical fragrance or a perfume, like so such type of allergies are very common in individuals. So what is actually an allergy? Allergy is nothing but it is an exaggerating response that is given by your immune system to certain substances. Exaggerated means over, like it is an excessive of response which is given. That response is not actually essential, but it is an over response that is given sometimes. So the exaggerating response that is given by the immune system to certain antigens present in the environment. Here what is antigen? Antigen is any of the foreign substance due to which you are giving that response. तो ये जो एंटीजन है वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई पोलन ग्रेन भी हो सकता है, कोई डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट भी हो सकता है जिसको आप कोई ज्यादा ही एग्जैगरेटिंग रिस्पॉन्स दे रहे हो बाय योर इम्यून सिस्टम इज रिफर्ड एज द एलर्जी. जो सब्सटेंसेस से हमें एलर्जी होती है वैसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? एलर्जेंस कहते हैं. तो एलर्जेंस जो हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनसे हमें एलर्जी होती है, जैसे कि द सब्सटेंसेस टू विच सच इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड. मतलब जो सब्सटेंसेस के सामने हम इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं वैसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? एलर्जेंस कहते हैं. जब हमारी बॉडी में कोई भी तरह का एलर्जन एंटर होता है तो हमारी बॉडी उसके सामने मतलब वो एंटीजन के सामने एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है. और ये जो एंटीबॉडी होते हैं वो मोस्टली कौन से होते हैं? इम्यूनोग्लोब्युलिन ई. मतलब IgE इज अ कॉमन एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एलर्जी. जैसे कि मदर्स मिल्क कोलेस्ट्रॉल कंटेन IgA, वैसे ही यहाँ पे एलर्जी में जो एंटीबॉडी फॉर्म होता है वो होता है IgE. एलर्जेंस जो होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे थोड़े एग्जांपल्स लिखे हैं. माइट्स प्रेजेंट इन द डस्ट, they can also be pollens or they can also be animal dander. Okay, the thin fur of the animals that can also act as an allergen. A typical fragrance can also act as an allergen. तो allergies जो होते हैं उनके कई सारे examples होते हैं, allergens के कई सारे examples होते हैं. आपने और एक चीज देखी होगी that a very common disease called asthma. Asthma is also a disease which is caused by the allergens. तो वो जो है वो भी एक एलर्जिक डिसीज होता है. सिम्टम्स, तो जब किसी को एलर्जी हो तो क्या देखने को मिलता है? A person suffering from any allergy will be undergoing sneezing. So constant sneezing can occur. Watery eyes. They can also result into running nose. And in severe cases it can lead to difficulty to breathe also. मतलब ब्रीथ करने में भी डिफिकल्टी हो सकती है. ऐसा भी हो सकता है रनिंग नोज, मतलब कॉन्स्टेंटली वाटरिंग नोज हो, वाटरिंग आईज हो. इसके अलावा कई एलर्जीज में स्किन पर रैशेस या स्किन पे छोटे छोटे स्पॉट्स, ऐसी भी चीजें देखने को मिल सकती है. पर ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से सब्सटेंस से एलर्जी है. कई लोगों को फूड आइटम्स जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट से भी एलर्जीज होती है. तो इन दैट केस इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट व्हाट is actually the allergen responsible for the allergy and after which the treatment can be given. Allergy जो है वो जब होती है तो there is release of certain chemicals. जब भी एलर्जी होती है तो कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं? हिस्टामाइन और सेरोटोनिन. और ये दोनों को रिलीज करने वाले हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनमें मेनली आते हैं मास्ट सेल्स. तो जो मास्ट सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं हिस्टामाइन और सेरोटोनिन.
इसीलिए कोई भी एलर्जी में इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए एंटीहिस्टामाइन्स दिए जाते हैं। तो एंटीहिस्टामाइन्स जो होते हैं वो हिस्टामाइन की इफेक्ट को कम कर देते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट में एड्रेनालिन और स्टीरॉइड्स, एड्रेनालिन एंड स्टीरॉइड्स आर आल्सो गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एलर्जी। मतलब एलर्जीज के ट्रीटमेंट या उसके सिम्टम्स को इमीडिएटली कम करने के लिए हमारे पास है एंटीहिस्टामाइन्स, एड्रेनालिन एंड स्टीरॉइड्स। Due to our modern lifestyle, it has happened that our immunity has reduced to high extent, due to which our sensitivity to these allergens has increased. As there is increase in sensitivity to allergens, we in modern lifetime suffer from many allergies. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल कहा that asthma, you can see many people having this disease. तो वो डिसीज भी क्या है? Actually it is an allergy. एलर्जी किस सब्सटेंस के लिए है उसको चेक करने के लिए पर्टिकुलरली स्मॉल अमाउंट में एलर्जन को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो सस्पेक्टेड एलर्जन है, एंड द रिस्पॉन्स गिवन बाय योर बॉडी इज स्टडीड. So that is one of the way in which how the allergy or what is the allergen responsible for that allergy can be studied. Students, so next we are discussing about the immune system of our body. As we all know that the immune system is the defense system of our body. The immune system will be responsible for fighting against various pathogenic organisms, or you can say various foreign antigens which are entering in our body. So this immune system consists of the first thing that is lymphoid organs. Immune system comprises of lymphoid organs. Along with lymphoid organs, there are different types of tissues and cells which are included, and most importantly, it includes the molecules which are like known as antibodies. तो हमारी इम्यून सिस्टम में ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइक जैसे हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैसे ही हमारे पास इम्यून सिस्टम है. और ये जो इम्यून सिस्टम है उसके जो ऑर्गन्स हैं वो होते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जिसके साथ आते हैं कई सारे सेल्स और टिश्यूज जो होते हैं मेनली व्हाइट ब्लड सेल्स. और व्हाइट ब्लड सेल्स में आपने पढ़ा है कि व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, राइट, एंड ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट फंक्शन. तो व्हाइट ब्लड सेल्स इंक्लूड होते हैं और इसके साथ इंक्लूड होते हैं एंटीबॉडीज, जो एक तरह के प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी में डिफेंस का काम करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स की. इम्यून सिस्टम जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है नॉट ओनली फ्रॉम द फॉरेन एजेंट्स, बट इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ एंटीजेंस एंड द नॉन सेल्फ एंटीजेंस. It also helps to remove only the non-self antigens and protect the self antigens. तो ये सारे functions जो होते हैं वो immune system के होते हैं. पर immune system में काम करने वाले जो organs हैं वो main organs को हम क्या कहते हैं? lymphoid organs कहते हैं. तो lymphoid organs का function क्या होता है? lymphoid organs जो है वो ऐसे organs हैं जहां पे हमारे lymphocytes जो है वो originate होते हैं, मैच्योर होते हैं और proliferate होते हैं. Means these are the sites, lymphoid organs are the site for the origin of lymphocytes, maturation of the lymphocytes and proliferation, मतलब division of these lymphocytes. तो इसके लिए हमारे पास होते हैं lymphoid organs. लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और एक होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है उनमें दो चीजें इंक्लूडेड है. एक होता है बोन मैरो और एक है थाइमस. Two things included in the primary lymphoid organ is the bone marrow and the thymus. तो हमने पहले पढ़ा है that where is bone marrow located? Bone marrow is located within our long bones of the body. तो ऐसे हमारे कई सारे बोन्स हैं जिनमें रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो होता है.
और उसमें से सारे ही ब्लड सेल्स फॉर्मेशन जहां पे होते हैं वो होता है रेड बोन मैरो। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है? तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जहां पे इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट होते हैं एंड दे बिकम एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। So these are the first organs in which immature lymphocytes जो होते हैं उनमें से वो चेंज होके डिफरेंशिएट होते हैं इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, मतलब वो पहली बार किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं। तो एंटीजन, जैसे कि हम बात करें बोन मैरो, तो बोन मैरो में से ब्लड तो पास होता ही है, तो ये ब्लड के साथ साथ फॉरेन एंटीजन्स भी आते हैं। जब फॉरेन एंटीजन हमारे बोन मैरो में सबसे पहली बार एंटर होता है तो ये जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं वो डिफरेंशिएट होना स्टार्ट कर देते हैं और वो चेंज हो जाते हैं इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, मतलब ऐसे लिम्फोसाइट्स जो ऑलरेडी एंटीजन से सेंसिटाइज हो चुके हैं। और ये एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स फिर जाके ट्रैवल करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में ट्रैवल करके फिर वो बन जाते हैं मेजर इफेक्टर सेल्स जो काम करते हैं फेगोसाइटोसिस का या तो फिर डिग्रेडेशन ऑफ द फॉरेन एंटीजन। मतलब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एक साइट हो गई जहां पे वो सिर्फ डिफरेंशिएट हुए, वो सिर्फ सेंसिटाइज हो गए कि हाँ ऐसा एंटीजन एंटर हुआ है। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां पे वो अपना मेन फंक्शन, मतलब फेगोसाइटोसिस का या ब्रेकडाउन ऑफ द फॉरेन एंटीजन का मेन काम जहां पे होता है वो होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में सिर्फ ये ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिनेट होने के बाद डिफरेंशिएशन का काम होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, और मैच्योरेशन का और फुल्ली फंक्शनल होने का काम किसमें होता है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में हमने दो चीजें इंक्लूड की है, बोन मैरो और थाइमस। तो बोन मैरो जो है वो एक साइट है जहां पे बॉडी के सारे ब्लड सेल्स बनते हैं इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स, मतलब लिम्फोसाइट्स जो है वो एक तरह के WBCs हैं, और ये लिम्फोसाइट्स के फॉर्मेशन की साइट भी कौन सी रहती है? बोन मैरो रहती है। और नेक्स्ट ऑर्गन है थाइमस। तो थाइमस जो है वो एक लोब्ड ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर है। आपने पढ़ा है पहले भी कि थाइमस जो होता है वो रिलीज करता है एक हार्मोन जिसे कहते हैं थाइमोसिन, और थाइमोसिन जो है वो हमारी इम्यून सिस्टम का फंक्शन करता है। तो थाइमोसिन मतलब फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो थाइमस इज लोकेटेड नियर द हार्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन मतलब स्टर्नम, स्टर्नम के बेस पे लोकेटेड होता है ये थाइमस। थाइमस की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि थाइमस जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज लार्जर इन इट्स साइज, मतलब बर्थ के टाइम पे थाइमस का साइज बड़ा होता है, बट इट रिड्यूसेस इन इट्स साइज, मतलब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो विद द इंक्रीजिंग एज द साइज ऑफ द थाइमस इज गोइंग टू रिड्यूस, मतलब प्यूबर्टी पर आते आते थाइमस का साइज जो है वो काफी छोटा हो जाता है। ये बोन मैरो और थाइमस दोनों का फंक्शन, मतलब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड द एनवायरमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द T lymphocytes, मतलब जो T lymphocytes हैं और B lymphocytes हैं इनको डिफरेंशिएट होने का एनवायरमेंट कहाँ पे मिलता है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। अब हम देखते हैं व्हाट हैपेंस इन द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। The primary lymphoid organs consisted of bone marrow and the thymus. Okay, so these were the sites where there will be formation, that is origin, as well as differentiation of the lymphocytes. After getting differentiated, these lymphocytes are going to reside within the secondary lymphoid organs. So let us have a look on the secondary lymphoid organs. The secondary lymphoid organs include the spleen, lymph node, tonsils, Peyer's patches, appendix and mant. These all are the secondary lymphoid organs. Now these Peyer's patches are the secondary lymphoid organ which is present in the small intestine.
So it is the type of lymphoid tissue which is present in the intestine region, that is in the small intestine. And this MALT is known as mucosal associated lymphoid tissue. Mucosal associated lymphoid tissue. So what happens in the secondary lymphoid organ? Once in the primary lymphoid organ, the lymphocyte has become sensitized to the antigen. Now this lymphocyte will travel along the lymph and will enter into the secondary lymphoid organ. In the secondary lymphoid organ, it is going to come across the antigen that is traveling in the lymph. And once it comes in the contact of this antigen, it now becomes a more effective cell, and such a mature cell is known as the effector cell. So there will be proliferation of these lymphocytes to form the effector cells. So secondary lymphoid organ provides the sites. It will be providing the site for the interaction of the lymphocytes, so that the lymphocytes can interact with the antigen. And once they interact with the antigen, these lymphocytes will proliferate, that is, they are going to divide and they are going to become functional as the effector cells. So this mechanism is going to occur in the secondary lymphoid organ. Let us now consider each of the secondary lymphoid organ. The first one is known as the spleen. स्प्लीन जो होता है वो एक बीन शेप स्ट्रक्चर है जो आपके स्टमक के साइड पे लोकेटेड है. दैट इज ऑन द साइड ऑफ द स्टमक देयर इज प्रेजेंस ऑफ द स्प्लीन. ये स्प्लीन जो है उसमें दो चीजें मतलब लिम्फोसाइट्स भी होते हैं और फेगोसाइटिक सेल्स भी होते हैं. तो स्प्लीन जो होता है उसका फंक्शन क्या है कि ब्लड जो होगा उसे फिल्टर करना, मतलब ब्लड को फिल्टर करना और ब्लड के अंदर जो कोई भी एंटीजन है उन्हें ट्रैप करके फेगोसाइटोस करना, वो फंक्शन रहता है स्प्लीन का. इसीलिए हम कहते हैं दैट स्प्लीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड एंड इट विल ट्रैप द ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मतलब ब्लड के अंदर जो एंटीजन्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उन्हें ट्रैप करता है स्प्लीन. स्प्लीन जो है इट इज ऑल्सो नोन टू बी द रिजर्वॉयर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स. मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स विल बी स्टेइंग विद इन द स्प्लीन. इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स, मतलब आरबीसीज. नेक्स्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है लिम्फ नोड. अब ये जो लिम्फ नोड होते हैं वो स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल साइज स्ट्रक्चर्स जो एक या दो नहीं पर हमारी लिम्फेटिक सिस्टम में कई सारी जगह पे लोकेटेड है. मतलब वो लिम्फेटिक सिस्टम के साथ ही एसोसिएटेड स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बहुत सारे लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं. ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो लिम्फ में आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करते हैं और इनगल्फ करते हैं. मतलब दे ट्रैप द माइक्रोब्स और एंटीजेंस that are present in the lymph or tissue fluid. मतलब lymph और tissue fluid में फ्लो होने वाले जो भी माइक्रोब है उन्हें ट्रैप करने का काम कौन करता है? lymph node करता है. lymph node also is responsible for activating the lymphocytes. मतलब lymphocytes जो हैं they will come in the contact of the antigen and that is the reason for beginning of the immune response. मतलब इम्यून रिस्पॉन्स बिगिन होना, मतलब एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट होना, और ये सारे काम जो है वो भी हो सकते हैं विद इन द लिम्फ नोड. लिम्फ नोड्स आर लोकेटेड एट मेनी साइट्स इन द लिम्फेटिक सिस्टम. मतलब हमारी जो पूरी लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें कई सारे जगह पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं. द थर्ड लिम्फॉइड ऑर्गन इज द माल्ट, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. ये जो माल्ट है वो भी एक ऐसा टिश्यू है जो हमारे सारे ट्रैक्ट मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक, ये तीनों जगह पे मासेस ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट. ये मास ऑफ टिश्यूज म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू they will be comprising of 50% of our whole lymphoid tissue. जितना भी lymphoid tissue हमारे पास है उसमें से 50% तो क्या है? माल्ट है, जो कहाँ पे लोकेटेड है? हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में भी है, हमारे डाइजेस्टिव पैसेज में भी है और यूरिनोजेनाइटल. मतलब हमारे फूड से आने वाले या तो फिर एयर से आने वाले जो पैथोजेंस होंगे, माइक्रोब्स होंगे, एंटीजेंस होंगे, उन्हें ट्रैप करने का काम कौन करता है?
म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसके अलावा हमारे पास होता है अपेंडिक्स, जो भी एक लिम्फोइड टिश्यू है, एंड अलॉन्ग विथ अपेंडिक्स वी हैव पियर पैचेस, जो मैंने कहा कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हुए टिश्यूज हैं, वो भी लिम्फोइड टिश्यू का काम करते हैं। तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंटीजन सेंसिटाइज लिम्फोसाइट्स को हेल्प करते हैं टू जनरेट एन इम्यून रिस्पॉन्स एंड टू प्रिपेयर द एंटीबॉडीज फॉर फाइटिंग और डिफेंस अगेंस्ट द एंटीजन्स।